नमस्कार। मेरा नाम है राहुल शुक्ला। आइए आज बात करते हैं आज़ाद ख्यालों के युवा नेता श्री गगन चौधरी जी से। हम इनसे जानना चाहेंगे, आज़ादी के 75 वर्षों से अधिक हो चुके हैं। देश में 5,000 से अधिक पार्टियां आती है, पंजीकृत है। हजारों पार्टियां संपूर्ण राष्ट्र में चुनाव लड़ती है, कभी हारती है, कभी जीतती है। जनता की भागीदारी की अपेक्षा दलों की भागीदारी बढ़ रही है। फिर भी हम जानना चाहेंगे, क्या है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता, और प्रश्न करना चाहेंगे कि जिस संविधान को हम भारत के लोगों ने मिलकर बनाया और हम भारत के लोगों ने आत्मार्पित किया, फिर भी गरीबी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण क्यों बढ़ रहा है? बेरोजगारी, अशिक्षा, अंधविश्वास क्यों बढ़ रहा है? क्या इन्हें बढ़ाने में वे भारत की जनता जिन्होंने हम भारत के लोगों के लिए संविधान बनाया, या वे दल जो भारत पर राज कर रहे हैं, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर हो, चाहे राज्य स्तर पर हो, या देश स्तर पर हो? आइए जानते हैं। आपने मेरे साथ बहुत सारे प्रश्न एक साथ पूछ लिए। मैं सारे प्रश्नों का एक जवाब देता हूं। आप इस बात को महसूस करते होंगे कि 75 साल में हम लोकतंत्र को भीड़तंत्र में तब्दील कर दिया गया है। जिसका बहुमत होता है वह सदन में कम बहुमत वाली विपक्ष की स्थिति को ऐसे रखता है जैसे उसके हाथ की कठपुतली हो। जिस सांसद को बोलने देना है उसको बोलने देंगे, जिसको नहीं बोलने देना उसको कुछ उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा। चाहे सभापति हो, चाहे पक्ष बहुमत प्राप्त दल हो, ये सब मिलकर सदन में एक ऐसी व्यवस्था को चलाते हैं कि लोकतंत्र वहां कभी जिंदा नहीं दिखता, एक भीड़तंत्र दिखता है। इसीलिए संविधान जो है 75-76 साल हो गए। अभी हमने 76वां गणतंत्र दिवस मनाया था, उसके बाद भी संविधान हमें मरा हुआ महसूस क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों आज छत्तीसगढ़ में इतने नक्सली मारे जा रहे हैं? क्यों लोग नक्सली बन रहे हैं? क्यों लोग आज भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अराजक हो रहे हैं? मणिपुर जैसी व्यवस्था क्यों आज जन्म ले रही है? क्या कारण है? उसका कारण है कि हमारी जो सरकारें बनी वो लूट तंत्र पे बनी, लोकतंत्र पे नहीं बनी। भीड़ तंत्र में लोकतंत्र को तब्दील करने के सिद्धांत पर बनी। एक ऐसी व्यवस्था और एक जो संविधान बना था वो उस समय में बना था और उस स्थिति में बना था जब हमारे देश में एक आदमी को आदमी नहीं, एक पशु जैसी स्थिति थी। उनकी स्थिति को समता की अवधारणा में लाने की स्थिति के लिए वो संविधान बना था। तो संविधान की इन्होंने कहां धज्जियां नहीं उड़ाई? इन सरकारों ने, किस सरकार ने धज्जियां नहीं उड़ाई? आप कैसे गणतंत्र की कल्पना करते हैं? गणतंत्र होता तो समता होती, गणतंत्र होता तो शिक्षा होती, गणतंत्र होता तो ये पूंजीपतियों का राज देश में नहीं होता, जनता का राज होता। आज सरकारें पपेट गवर्नमेंट बन गई हैं। चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार बने, चाहे बीजेपी की सरकार बने, चाहे कांग्रेस की सरकार बने, जीत के तो वो जनता के मत से आते हैं। कहने के लिए तो हम भारत के लोगों के द्वारा बनाई गई सरकारें हैं वो, पर वो पपेट गवर्नमेंट है पूंजीपतियों की, क्योंकि वो परसेप्शन क्रिएटर पूंजीपति हैं। पैसा और फाइनेंस पूंजीपतियों के पास है। देश की 73% प्रॉपर्टी पूंजीपतियों के पास है। सारा पैसा, 73% संपत्ति पूंजीपतियों के पास है। मिडिल क्लास और लोअर क्लास आदमी सिर्फ एक जीने के लिए जिंदा है। हालात क्या है? नक्सलवाद क्यों पनप रहा है? क्यों पनप रहा है नक्सलवाद? नक्सलवाद, ये जो लड़ाई छत्तीसगढ़ में चल रही है, जिसमें अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि अमित शाह जी गए थे अभी 4-5 महीने पहले, और उन्होंने वहां घोषणा की कि 2026 में मार्च तक मैं पूरा नक्सलवाद खत्म कर दूंगा। तो ये नक्सलवाद खत्म करेंगे?
अरे नक्सलवाद खत्म करने के लिए गरीबी को खत्म करना पड़ेगा, शोषण को खत्म करना पड़ेगा, संविधान की उन मूल अवधारणाओं को जिंदा करके प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, लोगों को संविधान को आत्मर्पित करने की स्थिति में लाना पड़ेगा, जो ये 76 साल में नहीं लाए। ये स्वयं गद्दार हैं सारे, सरकारें भ्रष्ट हैं, पूंजीपतियों की गुलाम है, जल जंगल जमीन की जो लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं क्या वो कोई तनख्वाह लेके लड़ाई लड़ रहे हैं? वो जो नक्सलवादी आज बंदूक उठा के अपनी जान दे रहा है वो क्या वो मेरी नजर में तो वो क्रांतिकारी है एक तरीके से। और इन पर आरोप लगता है कि कनाडा से फंडिंग आती है, अमेरिका से फंडिंग आती है। अरे मैं कह रहा हूँ फंडिंग आती है उनकी, ये भारत के लिए विरोधी लोग हैं। ये बिल्कुल मैं भी उनके मैं भी कोई पक्ष में नहीं हूँ किसी हिंसा के, पर विरोधी लोग कह देने से नहीं होता। वो किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? वो क्या व्यक्तिगत पैसा कमाने के लिए लड़ रहे हैं? ये लोग लड़ रहे हैं व्यक्तिगत पैसे कमाने के लिए, ये सरकारें बना रहे हैं व्यक्तिगत पैसा कमाने के लिए, ये पूंजीपतियों की गुलाम सरकारें बना रहे हैं। आप देख लीजिए अदानी अंबानी का जिस तरीके से देश में राज चल रहा है। इससे पहले भी टाटा और बिरला का राज चला। मैं तो कह ही रहा हूं कि 76 साल से देश में लोकतंत्र आया ही नहीं, भीड़ तंत्र बनाया गया, अनपढ़ और गंवार जनता को बेवकूफ बनाया गया। जो पढ़े लिखे लोग थे उन्हें नौकरी के नाम पे उनकी अभिव्यक्ति सरकारी लोगों की छीन ली गई। आज सेना के लोगों के पास क्या अभिव्यक्ति है? एक बात और कि शहर में जो वोटिंग प्रतिशत होता है, हाँ, वो 40, 42, अरे 45 होता है, 67 भी होता है, 85% भी होता है। पर क्या उससे चुनी गई सरकारें और उससे चुने गए जो हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं, क्या वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहते हैं? क्या वे पूरी तरह से गांधीवादी विचारधारा के हैं, या बाकायदा सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा से प्रेरित होकर आ रहे हैं, या देश के लिए मर मिटने का जज्बा लेके आ रहे हैं? जब सत्ता में ये आते हैं तब इनकी संपत्ति देख लो, और जिस दिन ये बन जाते हैं सत्ता में आने के बाद, उसके बाद जब ये 5 साल रह लेते हैं, उसके बाद इनकी संपत्ति देख लो। पर इस पर पढ़े लिखे लोग क्यों कोई कदम नहीं उठाते हैं? सिस्टम, भीड़ तंत्र, परसेप्शन, जातिवाद, धर्म की सांप्रदायिकता, धर्म की चाशनी में बनाकर जिस तरीके से इस देश को बहकाया जा रहा है उसके बाद हालात क्या होंगे? यही होंगे ना, आपस में आदमी एक दूसरे की गर्दनें काटेगा। तो इस राष्ट्र में सुजलाम और सुफलाम कैसे स्थापित होगा? राष्ट्र में अगर सुजलाम सुफलाम जैसी बड़ी बातों को अगर स्थापित करना है तो हमें सुभाष चंद्र बोस, हम आज हमारा पहला प्रधानमंत्री किसको मानते हैं? नेहरू जी को कहते हैं, जबकि हमें अपना पहला प्रधानमंत्री किसको मानना चाहिए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानना चाहिए। जब हमारी दशाएं बिगड़ जाएं, चल जाएगा साहब, दिशाएं बिगड़ी हुई हैं तो फिर हमारा निशाना सही कैसे लग सकता है? देखिए, जो बातें शिक्षा व्यवस्था में जोड़ी गई, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए, तो नाम आता है श्री जवाहरलाल नेहरू। क्या और आप दावा कर रहे हैं 15 देश की सरकारें जिसको मान्यता दे रही हैं, जो 1943 में जिसने हमारे देश की करेंसी छाप दी, जो आदमी को जिसके डर से सरकारें छोड़ के अंग्रेज भागे, कि लेनिन ने जैसे 1917 में जार की सत्ता को उखाड़ फेंका था रशिया से, कहीं सुभाष चंद्र बोस आके हमारी सत्ता ना उखाड़ फेंके। यहाँ 25 लाख की आर्मी थी। पर सवाल ये पैदा पर सारी बातों को दबाकर ब्रिटेन और अमेरिका की गुलामी करने के लिए WTO, IMF और इनकी गुलामी कर रहा है हमारा देश। पर सवाल ये पैदा होता है कि हम भारत के लोगों ने पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वीकार किया है, हमने तो हमें स्वीकार कराया गया है। हमारी देश की जनता इस लायक इतनी मजबूत थी ही नहीं, हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत नहीं था कि वो अपना नुमाइंदा चुन सके। कांग्रेस के नाम पे उस समय में यदि गधे को भी नुमाइंदा बना के खड़ा कर देते ना, तो वो गधा जीत जाता था और इंसान हार जाता था। ये स्थिति थी। तो प्रधानमंत्री क्या कांग्रेस ने बनाया या भारत की जनता ने बनाया है? अरे भाई, भारत की जनता चली किस सिस्टम पे? सन 52 में पार्टियों का सिस्टम किसने लाया? लाल माउंटबेटन यहाँ पे बैठा किस लिए रहा? देश का बंटवारा कैसे हुआ? देश में सांप्रदायिकता के दंश कैसे बोए गए, बीज कैसे बोए गए? यदि अगर देश को कोई सही दिशा दे सकता है, कोई सही विचारधारा है, तो साम्यवाद है, कम्युनिस्ट। आज जो नक्सलवादी जंगल में मर रहे हैं,
मैं बिल्कुल आपकी उनकी बात मानते हिंसा के हैं। लिए उनको गलत कहता हूं। उनको तो जनता के बीच में आके जनता से अपनी बात कहना चाहिए और जनता को जगाना चाहिए। वो बेचारे सशस्त्र क्रांति कर रहे हैं और उन्हें इसलिए मजबूर होना पड़ा सशस्त्र क्रांति के लिए, मुझे जो लगता है, जो मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि मैं किसान आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ, वो भी सशस्त्र क्रांति के लिए इसलिए मजबूर हुए हैं होंगे। मैं वो लगाता हूँ प्रश्न कि सरकारें आंदोलन को कुचल देती है। आज किसान आंदोलन को कुचल दिया गया, झूठे वादे कर कर जो एमएसपी की मांग और 3 किसान विरोधी कानून को वापस लेने की जो बात थी, उसमें हमारी फर्स्ट मांग में ही था एमएसपी की मांग। 2 ही मांगे मुख्य थी हमारी, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना। क्या किसानों के साथ न्याय हुआ क्या? 750 किसान मर गए, 40 किसान अभी 1 साल से फिर मर गए हैं और डल्लेवाल जी जैसा बुजुर्ग आदमी, कैंसर पीड़ित पेशेंट अभी भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। क्या हालात बना दिए इन्होंने। आखिरी में किसान क्या करेगा? बंदूक उठाएगा, बंदूक। सशस्त्र क्रांति होगी और संपूर्ण क्रांति की आवाज जेपी ने तो अहिंसात्मक रूप से की थी। पर ये जिस तरीके से दमन कर रहे हैं और सत्ता के साथ में जज लोया जैसे लोगों की हत्या करके जुडिशियली को डरा रहे हैं, जिस तरीके से जनता का विश्वास न्याय पे और सरकारों पे से उठता जा रहा है, आने वाला भविष्य हमारे बच्चों का मैं ये देख रहा हूं कि गली गली में लोग अभी वो जंगल में आतंकवादी और नक्सलवादी ढूंढ रहे हैं, गली गली में नक्सलवादी मिलेंगे और गली गली से विद्रोह की बात छेड़ी जाएगी। इस तरीके की क्रांति और इस तरीके का सिस्टम हो जाएगा कि उस समय क्रांति को क्रांति कहने में भी हम शर्मिंदा होंगे। और सरकारें तो ना हमारे देश में पहले से थी, पपेट गवर्नमेंट थी, कभी ब्रिटेन और अमेरिका जैसी देशों की पपेट गवर्नमेंट रही, तो कभी ये पूंजीपतियों की पपेट गवर्नमेंट बन के काम कर रहे हैं। देश को बर्बादी की कगार पे ले जाके खड़ा जरूर कर ये दिया। क्रांति का देश है, पर गांधी के रास्ते के चलने वाला देश है और ये बुद्ध के रास्ते पर चलने वाला देश है। हम शांति से हर लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।